हेलो बच्चों, द रीडिफाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। बेटा तो बच्चों, आज हम इसका सबसे वेटेस्ट टॉपिक देखेंगे जिसमें क्रैमर रूल का क्वेश्चन 90% मिलता ही मिलता है। तो हम इस टॉपिक को ध्यान से समझते हैं ना। क्रैमर रूल पहले इसमें समझेंगे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले टू वेरिएबल की बात करेंगे। टू वेरिएबल में तो बेटा दो इक्वेशन हमें गिवन है। पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है बेटा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अब इन दो इक्वेशन से हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है x और y। तो बच्चों बचपन में आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को 9th क्लास में हमने काफी सारे तरीकों से सोल्व करना सीखा था। इसमें एक मेथड सीखा था सर एलिमिनेशन, जिसमें हम क्या करते थे, कोफिशिएंटों को इक्वेट करके उन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेते थे। तो वही हम करने वाले। हम इक्वेशन 1 को पहले एक्स वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे b2 से और इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे b1 से। तो बच्चों जो बनेगा फिर सब्ट्रैक्ट मार देना उसे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो b2a1 प्लस b1b2 इंटू वाई इक्वल टू b2c1। सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो b1a2 प्लस, अरे हम x तो लगाना ही भूल गए, ये x, यहाँ पे भी x, प्लस b1b2 इंटू वाई इक्वल टू b1c2। अब बच्चों दोनों इक्वेशन में ये वाली टर्म सेम है तो सब्ट्रैक्ट मार दीजिए। माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज हो जाता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये बच्चों ये कट गया, हमारा ये वैल्यू आया, यहाँ से x कॉमन ले लो तो जो बचेगा b2a1 माइनस a1 b1a2 x कॉमन इक्वल टू ये बचेगा b2c1 माइनस b1c2। तो बच्चों यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसे हम डिवाइड में भेज देंगे। ठीक है, तो जो फाइनल हमारा रिजल्ट बना वो बनेगा x इक्वल टू b2c1 माइनस b1c2 अपॉन b2a1 माइनस b1a2। अब बच्चों इसे कुछ कहेंगे हम, वो अभी हम आगे बात करेंगे। ये एक डिटरमिनेंट की वैल्यू है, वो आगे अभी बात करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, या फिर यहीं देख सकते हो तो यहाँ देखो आप। बच्चों अगर आप देखो इसे नोटिस करो तो जो नीचे लिखा हुआ है वो हमारा डिटरमिनेंट a1 b1 a2 b2 लिखा हुआ है। चेक करो आप, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a1 b2 माइनस a2 b1, यही तो आएगा। इसी डिटरमिनेंट को अपन करके लिखा हुआ है। और जो ऊपर लिखा हुआ है वो है बच्चों a1 a2 को c1 c2 से रिप्लेस किया हुआ है और b1 b2। तो ये नोटेशन अभी हम समझाते हैं आपको। सिमिलरली आप जब इसमें a1 से मल्टीप्लाई इसे करोगे, a2 से मल्टीप्लाई इसे करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो x कट जाएगा, फिर y का वैल्यू आएगा। तो जो y आएगा वो भी हम एक नोटेशन से बता रहे हैं आपको, वो आएगा a1 a2 और c1 c2, और नीचे वाली टर्म सेम आएगी बच्चों, a1 b1 a2 b2। अब बेटा ये तो हमारा ओरिजिनल रिजल्ट था, इसको इस तरीके से डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखने का काम किसने किया, हमारे क्रैमर भाई साहब ने। क्रैमर ने क्या बोला बच्चों कि हम इस टाइप के जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इक्वेशंस होती है, उसे डिटरमिनेंट मेथड से बड़े इजीली सोल्व कर सकते हैं। वो कैसे कि आप इस टाइप के जो भी x और y के वेरिएबल होते हैं उसमें तीन डिटरमिनेंट की वैल्यूज निकालो। पहला जो डिटरमिनेंट होता है वो कौन सा होता है, उसे हम डेल्टा के नाम से जानेंगे। वो एक्स वाई यानी वेरिएबल के कोफिशिएंटों का डिटरमिनेंट होता है, जो कि हमें याद रखना है a1 b1 a2 b2। पहला डिटरमिनेंट हमें पता लगा। उसके बाद सर सेकंड वाला डिटरमिनेंट कौन सा होगा,
तो वो होगा डेल्टा वन के नाम से हम जानेंगे उसे, या डेल्टा एक्स, कुछ सी भी नाम से आप जान सकते हो। इसमें क्या होता है बेटा, अगर मैं इस बात करूं ये कॉलम की, कॉलम वन और ये कॉलम टू कहलाती, ठीक है, और ये रो वन और ये रो टू कहलाती, रो वन और ये रो टू। तो बेटा अगर मैं कॉलम वन को रिप्लेस कर दूं हमारे कांस्टेंट टर्म से, और याद रखना जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल के इस साइड ही होनी चाहिए, है ना, इक्वल के इधर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर माइनस की दिक्कत कर दोगे आप, तो इक्वल के उधर ही रखना। तो ये C1 और C2 उसको रिप्लेस कर दो इस कॉलम से, तो यहाँ C1 और C2 लिख दो, बाकी B1 B2 वैसा का वैसा। इसी को हम डेल्टा वन या डेल्टा एक्स के नाम से जानते हैं। दूसरा बेटा ऐसे ही हम डेल्टा टू, जिसमें y के लिए रिप्लेसमेंट करेंगे, इस बार आप क्या करो, इस कॉलम में रिप्लेस कर दो कांस्टेंट टर्म को, और बाकी ये कॉलम सेम टू सेम, तो A1 A2 तो सेम, यहां आ जाएगा C1 C2। तो बेटा आप अब एक चीज समझिएगा, शॉर्ट मेथड, फाइनल जो मेरा फाइनल आंसर है कि सर इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो अगर x निकालना है तो डेल्टा इंटू एक्स बराबर डेल्टा वन, तो x बराबर डेल्टा वन अपॉन डेल्टा। मैं बोलूंगा हाँ बेटा यही कहना चाह रहा हूं। आप देख सकते हो ऊपर डेल्टा वन है नीचे डेल्टा है, तो ये मेरा x आ गया। सिमिलरली बेटा डेल्टा इंटू वाई इक्वल टू डेल्टा टू, तो मेरा y आ जाएगा डेल्टा टू अपॉन डेल्टा। मैं बोलूंगा हाँ बेटा यही आएगा। तो यहां से हमें आपके सॉल्यूशंस मिल गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों जो हमारी टू वेरिएबल की जो इक्वेशंस थी उनके ग्राफिकल मीनिंग, है ना। तो बच्चों पहले हम बात करते हैं, अगर वो दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग हुई तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती है। तो बच्चों ये 10th क्लास में भी पढ़ाया जाता है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स है तो इस केस में A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है। कौन सी लाइन में, A1x प्लस B1y इक्वल टू C1 और A2x प्लस B2y इक्वल टू C2। तो बेटा ये नॉट इक्वल होता है, तभी हमारी क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। अब आप देखोगे अगर क्रॉस कर दूं मैं A1 B2, इसे उधर क्रॉस कर दूं तो A2 B1, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसे इधर लिया हो तो A1 B2 माइनस A2 B1 नॉट इक्वल टू जीरो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बेटा इसे डेल्टा बोलता हूँ, तो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होता है, इट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हमें। जब भी इंटरसेक्शन होगा लाइनें आपस में एक दूसरे को कट करेगी, भिड़ेगी एक दूसरे से, तो क्या मिलता है, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, यानी कोई एक्स और वाई मिलेंगे मुझे, फिक्स मिलेंगे। उस केस में यूनिक सॉल्यूशन में आप लिखेंगे डेल्टा जीरो होता है, नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट बात करते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड है बेटा अगर लाइनें पैरेलल हो जाए, दोनों लाइनें पैरेलल हो जाए, तो पैरेलल की जो कंडीशन होती है, पैरेलल लाइंस, उस केस में A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो बच्चों इस केस में जो डेल्टा है वो तो जीरो है, डेल्टा तो जीरो है, बट अगर आप बात करें इन दोनों को, ये A1 A2 और C1 C2 इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वो बनेगा बच्चों डेल्टा वन, और इन दोनों से डेल्टा टू बनेगा। तो डेल्टा वन और डेल्टा टू नॉट इक्वल टू जीरो होंगे, तो डेल्टा वन एंड डेल्टा टू नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये केस आती है बेटा पैरेलल लाइंस की, या फिर आप बोल सकते हो इसमें, इस सिस्टम को हम बोलते हैं बेटा, इस केस में जो सिस्टम होता है उनका भी मीनिंग समझ लेते हैं। जब भी आपके कोई सॉल्यूशन आएंगे, एक भी सॉल्यूशन आया है ना, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। सिस्टम कौन सा होगा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। और अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं आया तो उस सिस्टम को बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। तो यहां नो सॉल्यूशन आएगा बिकॉज ऑफ
दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को भिड़ेगी नहीं, टकराएगी ही नहीं, कभी आपस में एक साथ मिलेगी नहीं तो सॉल्यूशन भी नहीं देगी। तो इस केस में हमें सॉल्यूशन मिलता है नो सॉल्यूशन। एक और कंडीशन आती है बच्चों इसकी, जब लाइनें आपस में ओवरलैप कर जाए, यानी कॉमन हो जाए। तो इसे यहीं समझ लेते हैं। उसे समझने के लिए थर्ड पॉइंट, ये लाइन और इसी के ऊपर ओवरलैप करती हुई दूसरी लाइन, यानी कोइंसाइड कर जाए दोनों लाइन। तो उस केस में क्या होता है बेटा, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं इसे। तो इस केस में क्या होता है बेटा, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 तीनों आपस में इक्वल होते हैं। यानी हम बात करें डेल्टा, डेल्टा 1 और डेल्टा 2, ये डेल्टा था, ये डेल्टा 1 था और ये डेल्टा 2 था, ये तीनों ही बराबर है और ये तीनों ही इक्वल टू जीरो जाएंगे। तो इस केस में हमारा कंसिडेंट लाइंस, जो कोइंसिडेंट लाइंस है, जिसमें हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं, क्योंकि ये तो हर जगह भिड़ती हुई जा रही है, आपस में एक दूसरे से टकराती हुई जा रही है, टच करती हुई। ऐसे मानो ये दोनों अलग अलग टीम है ना, ये दो राजाओं की सेना है। अब ये तीनों साथ में चल रही हैं तो कभी भिड़ेगी नहीं, बट अगर एक दूसरे के साथ ही चल रही हैं तो भिड़ती हुई जा रही हैं, लड़ती हुई जा रही हैं। तो इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो हमारा डेल्टा, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 तीनों ही जीरो आएंगे इस केस में। और इस केस में देखो, मैंने एक बात बोली थी आपसे, जब भी एक भी सॉल्यूशन आ जाता है तो उसको हम कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। तो ये भी कंसिस्टेंट होगा सिस्टम और ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा, और यूनिक सॉल्यूशन वाला भी हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्रेमर रूल का, थ्री वेरिएबल में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब बच्चों, और नॉन होमोजीनियस क्या होता है बच्चों, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल में कुछ नहीं, a1x b1y c1z इक्वल टू d1, a2x b2y c2z इक्वल टू d2, a3x b3y c3z इक्वल टू d3। अब जो यहाँ से क्वेश्चन आता है, देखो सबसे पहले नोटिस करने वाली बात कि क्या सर, कि बच्चों जब भी आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे, क्वेश्चन को करने से पहले आप जो कोफिशिएंट है उसे इक्वल के उधर फेंक दो, तभी आप सेपरेट रहोगे, है ना, बच के रहोगे। तो पहली स्टेप तो यही कॉपी पेस्ट मानना। सेकंड, अब हम 2D में समझा चुके हैं सब चीज़ें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता होगी। क्रेमर रूल ने जो जो बता दिया है हमें, वो हम कॉपी हमारे दिमाग में, मन में, दिल में बिठा लिया है हमने, और उस दिल की आवाज़ से हम कह रहे हैं कि अगला जो हम इसमें अप्लाई करने वाले डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा हमें बताया था क्रेमर ने कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं, तो हम डिटरमिनेंट बना रहे हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा डेल्टा। अब एक दो दो तीन चीजें और आएगी इसमें। पहला तो जो कॉमन हमारा एक्स, ये डिटरमिनेंट का ये कॉलम 1 है, वो किसी से रिप्लेस होगा। कि हाँ सर हमें पता है, क्रेमर सर ने हमें भी फोन करके बताया है, किससे, जो कांस्टेंट टर्म है सर उसी से। तो डेल्टा 1 भी आता है सर हमें। तो डेल्टा 1 हमारा D1 D2 D3, और बाकी तो B1 B2 B3 और C1 C2 C3 वैसा का वैसा। सिमिलरली डेल्टा 2 में कॉलम 2 को रिप्लेस कर दूंगा, तो डेल्टा 2 हमारा कितना हो जाएगा, A1 A2 A3 वैसा का वैसा, यहाँ हो जाएगा D1 D2 D3, और यहाँ हो जाएगा C1 C2 C3। अब बच्चों डेल्टा 3 में नहीं लिख रहा, क्योंकि हाँ सर हमें पता है, अब तो हम लिख लेंगे कि इसे रिप्लेस करेंगे, बाकी दोनों को कॉपी पेस्ट मारेंगे। तो ये भी आ गया सर समझ में। तो जो हमारे सॉल्यूशन बनते हैं वो बनेंगे बेटा डेल्टा इंटू एक्स बराबर डेल्टा 1। तो यहाँ से हमारा एक्स आएगा बेटा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। हाँ सर ये तो 2D में भी आया था,
हाँ आया था, सेम चीज़ है। सिमिलरली y बराबर डेल्टा टू अपॉन डेल्टा एंड z बराबर डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी ज्योमेट्री की, इसके सॉल्यूशंस की, तो इसे रफ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम हमारे ज्योमेट्रिकली हम डेल्टा के बारे में। देखो हमारा सॉल्यूशन आया डेल्टा इंटू एक्स बराबर डेल्टा वन, तो एक्स से ही हम बात करते हैं थोड़ी बहुत। एक्स इक्वल टू डेल्टा वन अपॉन डेल्टा। अब देखो पूरी कहानी है ना वो डेल्टा पे डिपेंड करती है। ऐसा क्यों, समझना। मान लो हमारा जो डेल्टा है वो नॉन जीरो है, डेल्टा इज नॉन जीरो, तो बच्चों कोई दिक्कत ही नहीं है ना, नीचे वाला जीरो ही नहीं है तो ऊपर कुछ भी हो कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा, ऊपर कुछ भी हो कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा, पड़ेगा बच्चों। अगर डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री यानी एक्स वाई जेड के लिए फिर से दो बातें होती हैं हमारी, कौन कौन सी, कि सर एक केस तो हम ले रहे हैं कि डेल्टा जीरो नॉट इक्वल टू जीरो है बट डेल्टा वन डेल्टा टू और डेल्टा थ्री तीनों ही जीरो हो जाए, तो क्या होगा सर। तो बेटा अगर ऊपर जीरो हो गया नीचे नॉन जीरो हो गया तो इस एक्स का वैल्यू कितना आएगा, जीरो, क्योंकि ऊपर की वैल्यू जीरो है। जीरो अपॉन नॉन जीरो मतलब कोई भी समथिंग ए वैल्यू मान लेता हूँ कांस्टेंट, तो या लेमडा ले लो, लेमडा से कम कंफर्टेबल रहते हो आप कांस्टेंट टर्म से, तो जीरो अपॉन लेमडा जीरो होता है। सिमिलरली वाई में भी यही केस होगा, जेड में भी यही केस होगा, तो एक्स वाई और जेड तीनों कैसे आंसर आए मेरे, जीरो जीरो जीरो। तो बेटा इसी को हम बोलते हैं ट्राइवल सॉल्यूशन। तो जब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है और डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री इक्वल टू जीरो है तो इस केस को हम बोलते हैं ट्राइवल सॉल्यूशन। यानी एक सॉल्यूशन तो मिल गया जो कि यूनिक है और जिसकी वैल्यू है ये ट्राइवल जीरो जीरो जीरो, ये यूनिक सॉल्यूशन भी है और ये कंसिस्टेंट सिस्टम भी है ना। सॉल्यूशन आने पर हम कंसिस्टेंट बोलते हैं और सॉल्यूशन नहीं आने पर हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक ही केस में बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। अब आते हैं सेकंड बात कि सर चलो डेल्टा तो नॉट इक्वल टू जीरो है बट इसमें से कोई एक नॉन जीरो हो गया तो फिर क्या होगा सर, ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर सारे जीरो नहीं हो, है ना, एटलीस्ट। तो डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री में से एटलीस्ट वन नॉन जीरो। अगर बेटा एक भी जीरो नहीं है तो इस बार ट्राइवल सॉल्यूशन यानी जीरो 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 वाला केस तो नहीं आएगा, ये वाला केस तो नहीं आएगा। कुछ नंबर आ जाएगा अब तो ऊपर, कुछ अब ऊपर नंबर आ गया और नीचे भी नंबर है, के बाय लेमडा तो कोई कांस्टेंट टर्म आ गई अब तो फिर तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन हो जाएगा, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। और इस केस में भी यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट सिस्टम भी होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है। अब बच्चों सबसे अच्छी बात आती है हमारी डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो की, और सॉरी इक्वल टू जीरो की। यही है हमारा सबसे मेन टास्क, इसी को समझना है हमें। अब समझना बच्चों, यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि x की वैल्यू में डेल्टा वन अपॉन जो नीचे है वो जीरो है, डेल्टा जीरो हो गया मतलब ये लो डेल्टा लिखकर फिर जीरो लिखते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो सर ऊपर वाले पे क्या बोलूं, अब मैं दो केस बनाऊं अब तो वही डेल्टा वन जीरो यानी कि डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री अगर जीरो हो जाए और या तो फिर डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री में से कोई एक जीरो हो जाए। तो पहला केस लेते हैं, डेल्टा वन इक्वल टू डेल्टा टू इक्वल टू डेल्टा थ्री, तीनों ही जीरो हो जाए। तो सर ये तो क्या हो गया सर, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, ये तो बहुत डेंजरस बात है, जीरो अपन जीरो हो गए सर ये तो। फिर इसको क्या बोलूँ सर, ये तो हमने लिमिट में 12th क्लास में कैलकुलस में पढ़ा था सर, ये तो नॉट डिफाइंड फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या बोला जाए इस केस में, तो बच्चों इसे याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ मैं। देखो इन दोनों जीरोस को यूं उठाओ और ऐसे बना लो, तो ये ना इन्फिनिटी जैसी शक्ल देता है। तो इस केस में हमें क्या मिलते हैं बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो ये याद रखना बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में एटलीस्ट 1 जीरो नॉन जीरो, डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 एटलीस्ट 1 नॉन जीरो। अब क्या होगा बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझना। अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में एटलीस्ट 1 नॉन जीरो है, तो बच्चों इसका मीनिंग क्या हुआ कि सर इसका मीनिंग हुआ कि अगर हमने x लिखा और इसमें से कोई नॉन जीरो है, यानी मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए लैम्डा, कोई नॉन जीरो वैल्यू कांस्टेंट लैम्डा मान ली मैंने, जो कि जीरो नहीं है, और नीचे जीरो है, तो x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, कोई बताओ। आप बताएंगे सर समथिंग अपॉन जीरो, सर बचपन में पढ़ा था समथिंग अपॉन जीरो तो नॉट डिफाइंड होता है। तो हाँ, हम भी बोलेंगे बेटा ये नॉट डिफाइंड है। अब नॉट डिफाइंड है तो मतलब x फाइंड ही नहीं हुआ, मुझे x नहीं मिला, इसका मतलब इस केस में नो सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन। और इस सिस्टम को क्या बोलेंगे हम, अगर सॉल्यूशन नहीं आता है तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और ये अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया तो इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम। समझ में आया। तो बच्चों यहां पे एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं कि जब डेल्टा इक्वल टू जीरो लिया, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों इक्वल टू जीरो है, तो हमने देखा था कि 0 बाय 0 में एक ट्रिक बताई थी मैंने, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो कंसिस्टेंट सिस्टम आ गया। और इसमें एक केस और लगता है बच्चों, वो क्या है, और इधर लिख देते हैं कि अगर प्लेन P1 P2 P3 हमारे तीनों पैरेलल हो जाते हैं तो उस केस में नो सॉल्यूशन भी आता है। तो इधर लगता है बेटा इसमें, इधर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हाँ इधर और नो सॉल्यूशन, है ना। तो इधर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, कुछ भी हो सकता है इसमें, है ना। तो ये याद रखना, नो सॉल्यूशन का केस भी इसमें पॉसिबल होता है। इसको और डिटेल में समझने के लिए थोड़ा सा मैं इधर रफ करके एक बार क्लियर करता हूं आपको कि सर ये नो सॉल्यूशन क्यों हो रहा है और इनफाइनाइट भी सॉल्यूशन क्यों हो रहा है इसमें, ये एक बार हमें क्लियर कर दीजिए। तो बेटा मैं समझाने के लिए प्लेन 1 प्लेन 2 और प्लेन 3 ले रहा हूं, ठीक है। अगर बच्चों हमारे यहां पर देखो डेल्टा तो जीरो है ही सही, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी जीरो है तीनों। तो अगर प्लेन के डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी जीरो है और डेल्टा भी जीरो है, तो प्लेन की कुछ कंडीशंस है। मान लो ये प्लेन और ये प्लेन तीनों बेटा अलग अलग हैं और पैरेलल हैं, तो इस केस में इसके डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी जीरो आ रहा है और डेल्टा भी जीरो आ रहा है, बट ये प्लेन पैरेलल है, कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा है आपस में। तो बेटा जब तीनों आपस में टकराएंगे ही नहीं तो सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, तो ये नो सॉल्यूशन वाला केस जाता है बेटा इस केस में, इसी केस में। और अगर तीनों प्लेन आपस में ओवरलैप कर जाएं एक दूसरे के ऊपर ऐसे, है ना, कोइंसिडेंट हो जाए, तो इस केस में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये भी इसी कंडीशन का केस है। मान लो दो प्लेन तो पैरेलल हो जाएं और एक इंटरसेक्टिंग हो जाए इस तरीके से कट करता हुआ, तो इसमें भी नो सॉल्यूशन आएगा, बिकॉज ऑफ तीनों प्लेन का जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं ना उसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इस केस में भी हमें क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा। मान लो तीनों प्लेन इस तरीके से इंटरसेक्ट हो जाए, ऐसे पेज खुलता है ना जो कॉपी का आपका, तो उस केस में भी ये तीनों एक ही लाइन पे इंटरसेक्ट हुए हैं, इसमें भी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आएंगे। तो ये सारे केसेस मैंने ज्योमेट्रिकली आपको समझाए हैं। वैसे प्लेन को पैरेलल वगैरह चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, उसके रेशियोज A1 अपॉन A2, मान लो P1 और P2 आपस में पैरेलल कैसे हैं, ये कैसे चेक करोगे आप, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 इक्वल होंगे एंड D1 अपॉन D2 नॉट इक्वल होगा जो इंटरसेप्ट होता है। तो इस तरीके से हम प्लेन के बारे में पता लगाते हैं।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा थ्री वेरिएबल के होमोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम में क्या चेंजेस है बेटा, यहाँ D1 D2 D3 तीनों ही जीरो हो जाते हैं, इसी को हम होमोजेनियस सिस्टम बोलते हैं। मतलब सर ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। क्या बात हो गई? डेल्टा तो कोई दिक्कत नहीं है सर, A1 A2 B1 C1 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो डेल्टा में तो कोई दिक्कत नहीं है सर। बट जैसे ही मैं डेल्टा 1 लिखूंगा तो सर उसमें तो आप क्या बोलते हो, कॉलम 1 को रिप्लेस कर दो आप इस D1 D2 D3 से, तो सर ये तो 0 0 0 से रिप्लेस हो गया। और हमें तो एक बात पता है सर, अगर किसी भी डिटरमिनेंट की कॉलम या रो 0 0 0 हो जाए तो सर उस डिटरमिनेंट का वैल्यू ही 0 होता है, ये पूरा ही 0। तो सर डेल्टा 1 भी 0, डेल्टा 2 भी 0, डेल्टा 3 भी 0 हो गया सर, तीनों ही 0 आ गए, ये तो इसमें तो कुछ बचा ही नहीं सर। तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा ये क्वेश्चन भी तो छोटा सा आता है फिर इसमें। तो हमें डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 हो गया पूरा ही। सिमिलरली डेल्टा वाई इक्वल टू भी 0 और डेल्टा जेड इक्वल टू भी 0। तो एक्स की वैल्यू है ही हमारी 0 अपॉन डेल्टा। तो यहाँ पे बस डेल्टा के दो केस ही खुलेंगे। अगर डेल्टा 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो बच्चों अगर 0 नहीं है, ऊपर 0 है तो 0 ही आएगा। ये नॉट इक्वल टू 0 है और ऊपर 0 है, तो 0 अपॉन लेमडा 0 ही तो आता है। तो बच्चों अगर हमारा डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारे एक्स वाई जेड जो आएंगे वो 0 0 0 आएंगे। इस केस में हम बोलेंगे इसे ट्राइवल सॉल्यूशन, ट्राइवल सॉल्यूशन। और इसी को हम कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। और बच्चों अगर डेल्टा 0 हो जाए, डेल्टा अगर 0 है तो ये भी 0, ऊपर वाला भी 0, तो इस केस को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैंने बताई थी ना वो ट्रिक, इसको यूं उठाकर नीचे रख दो तो ये इनफाइनाइट की तरह दिखने लग जाता है, ऐसे ऐसे। तो ये हम थोड़ी से ऐसे मान लेते हैं, ऐसे इनफाइनाइट की जैसा। तो इसमें क्या आएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, या फिर हम इसे नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। धन्यवाद।